वेरी गुड इवनिंग क्लास। वितरण का जो आधुनिक सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक तरीके से जो आपने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है यानी वितरण का सिद्धांत, उसके पूरक ही है। क्योंकि यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं तो वो उन साधनों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन साधनों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये जो आधुनिक सिद्धांत है वितरण का, ये हमें ये बताता है कि जिस प्रकार किसी वस्तु की कीमत जो है उसकी मांग एवं उसकी पूर्ति के द्वारा निश्चित की जाती है, उसी प्रकार जो साधन हैं उनके मूल्य और कीमत का निर्धारण भी किन बातों द्वारा लगाया जाता है, उसे आज आप यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो जनरल चीज़ तो ये है, जैसा समझते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में, कि ये जो डिमांड है ये नॉर्मल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये साधनों की डिमांड है। जो साधनों की डिमांड होती है बेसिकली उसका सीधा ताल्लुक जो होता है उस उत्पाद से होता है जिसकी मार्केट में डिमांड है। अगर जिस प्रोडक्ट की मार्केट में जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उससे रिलेटिव जो फैक्टर होगा, साधन होगा, उसकी डिमांड भी उतनी ही होगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें जो साधन यूज़ हो रहे हैं वो उसकी डिराइव डिमांड के अनुसार काम कर रहे हैं। व्युत्पन्न मांग होती है, यानी एक डिमांड जो दूसरी डिमांड को क्या करेगी, एक तरीके से प्रोत्साहित करेगी, उसे जन्म देगी। तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ तो ये है आपके पास कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ यहाँ बताई गई है, ये वितरण जो आपको बताया गया है, साधनों का वितरण जो होता है किसी भी फर्म में, वो इस आधार पर होता है कि उस फर्म के लिए उस साधन की कीमत और उस साधन की प्रयोगता क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो एक तरफ तो अगर हम डिमांड साइड की तरफ देखेंगे, मांग साइड की तरफ, तो हम ये पाएंगे कि उत्पादनकर्ता जिस वस्तु को बनाते आ रहा है और उसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है, तो सीधी बात है कि उसके उत्पाद की जो साधन है उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर उसके उत्पाद में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो जो साधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग होगा। जो अधिक से अधिक उपयोग होगा उस साधन का, तो उससे क्या होगा, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी साधनों की। तो जब साधनों में कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो लागत भी ज़्यादा आएगी, और कोई भी जो उत्पादन करता है वो अपनी लागत को सीमित करना चाहता है, कम रखना चाहता है। सो हाउ डू यू आर गोइंग टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट इवन द डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट्स इंक्रीजिंग एज द डिमांड ऑफ योर ओन प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो यहीं पर आपका जो सीमांत सिद्धांत है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, वो लागू होता है। क्योंकि उत्पादनकर्ता उस निश्चित लेवल तक, स्तर तक वहाँ अपना फैक्टर इनपुट्स को डिप्लॉय करेगा, यानी उसमें एब्जॉर्व करेगा, कैपेसिटी में लगाएगा, जहाँ पे उसे प्रति इकाई उस उत्पादन की लागत बढ़ाने से प्रति इकाई उत्पादन के जो उत्पाद की जो बढ़ोतरी है उसमें आगम की प्राप्ति हो। यानी सीधे तौर पे अगर देखा जाए, अगर प्रति इकाई आप किसी उत्पादन का जो साधन है उसमें बढ़ोतरी करेंगे किसी निश्चित कीमत पर, तो आप ये चाहेंगे कि उससे निर्मित होने वाला जो उत्पाद होगा वो हमें बिक्री के तौर पर अधिक से अधिक आगम दे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो किसी भी वस्तु की साधन की जो मांग होती है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सीमांत उत्पादकता का मूल्य साधन की सीमांत लागत के बराबर है या अथवा नहीं है। यानी डिमांड है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी उत्पादकता है। और उत्पादकता कहाँ तक है? उत्पादकता वहाँ तक है जहाँ तक जो साधन की सीमांत लागत है वो सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं हो जाए। अगर आपकी सीमांत उत्पादकता किसी प्रति इकाई साधन के बढ़ाने से सीमांत लागत से अधिक होती है, तो वहाँ पे आप लाभ अर्जित करेंगे, और आप उसी दौरान उसके आगे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वहाँ पे उन्हीं साधनों का और अतिरिक्त उपयोग करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, कीमतों में और ज़्यादा जो साधन की कीमतें उसमें उछाल होगा, तो उस साधन की मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि उससे और प्रोड्यूसर जो है फर्म वो ये देखेंगे कि इसकी मार्केट में डिमांड है, ये इस साधन का बहुत अधिक उपयोग करता जा रहा है, तो इसी से क्या हो रहा है, इसे फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इससे भी क्या होगा,
डिमांड फोर्सेस से भी क्या कहते हैं, उस साधन की कीमत निर्धारित होगी। लेकिन अभी बात दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर जो सीमांत उत्पादकता है उस साधन की, अगर वो उसकी साधन की जो सीमांत लागत है उससे कम हो जाती है तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। सिंपल बात है। फिर आप ये सोचेंगे कि जो साधन हम उपयोग कर रहे हैं एक समय सीमा के बाद उसका आगे उत्पादन करना अब संभव नहीं है, इसके बदले में हम कोई दूसरा स्थानापन्न, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट देखते हैं या कोई ऐसी अवसर लागत तलाशते हैं। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली डिमांड है वो कन्वर्ट होकर किस में आ गई, सप्लाई में आ गई, अवसर लागत में आ गई। तो इसलिए यहाँ पे तो दूसरा फैक्टर काम करता है, वो कौन सा करता है, साधन की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ ए फैक्टर। जिस साधन की जो डिमांड के बारे में आपको बताया था वो मैंने ये बताया था कि आप जैसे कि यहाँ से एक बार देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे साधन की मात्रा दी गई है, आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्स एक्सिस पे साधन की मात्रा दी गई है और वाई एक्सिस पे साधन की कीमत दी गई है। तो सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर पी प्राइस पे एन साधन की मात्रा की मांग है तो अगर जैसी कीमत कम होती है तो साधन की मात्रा बढ़ जाती है। समझे मेरी बात? जो उत्पादन करता है वो भी तो अपनी लागत को कम करना चाहेगा। अगर जिस साधन की मांग बढ़ती जाएगी, अगर उसकी मार्केट में एक पहली बात तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। उस दौरान क्या होगा, जो साधन है उनमें एक गतिशीलता होती है और अगर सपोज करो एक जना उत्पादन करता उसे इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा जना जो उसे इस्तेमाल करने की सोचता है तो एक तरीके से जंग सी छिड़ जाती है कि कौन उनको ढंग से बुना के किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। तो उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पी से जाके P2 प्राइस हो जाता है यानी कीमत कम हो गई तो साधन के मात्रा में आप बढ़ोतरी कर दोगे। सीधी बात है, जो साधन हमें कम मात्रा पे कम कीमत पे ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए फ्रूटफुल है, उससे आप और अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे तो उससे उसकी और डिमांड क्रिएट होगी। इसी के विपरीत अगर आप ये जो चीज़ है आपके पास एक समय सीमा पे आने पर जब आपको लगता है कि वो जो उसकी उत्पादकता है उस साधन के वो इतनी अनुरूप नहीं है और प्रतिकूल हो गई है, क्योंकि जो लागत आ रही है आपकी वो अधिक आ रही है और आप लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको दूसरा साधन का अवसर देखेंगे, कोई वैकल्पिक स्रोत देखेंगे। तो वहाँ पे आप उसके लिए जानना जरूरी है कि जो वैकल्पिक या दूसरा स्रोत है साधन का वो आपके लिए कितना लाभप्रद है, कितना अवसरवादी है। तो इसलिए आप अपॉर्चुनिटी की तरफ आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सप्लाई जो है दूसरे फैक्टर की जब आप सोचेंगे कि उसके बारे में आपको सोचना है, चिंतन करना है, तो आप उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे यानी अवसर लागत, वैकल्पिक यूज, कि अगर वहाँ पे इतनी मात्रा इतनी प्राइस पर यूज़ करने से हमें इतना उत्पादन हो रहा था तो क्या उसके बदले में अगर हम कोई दूसरा स्रोत यूज़ करेंगे साधन का, दूसरा घटक, तो क्या हमें उतना ही फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो सप्लाई कर रहे इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कि यहाँ पे जो है ये साधन की कीमत है वाई एक्सिस पे और एक्स पे जो है साधन की मात्रा है। तो पी प्राइस पर एन लेवल ऑफ साधन की मात्रा यूज़ कर रहे हैं, अगर ये पी नीचे घट के P1 पे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, साधन की जो मात्रा है वो भी आपकी घट जाती है, यानी प्राइस कम होता जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो साधन की मात्रा भी कम होती जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल बात ये आ रही है कि यहाँ पे जो हम आ रहे हैं दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से डिमिनिशिंग रिटर्न का रूल भी यहाँ पे लगेगा कि एक तय सीमा के बाद वो साधन आपको उतनी उत्पादकता प्रदान नहीं कर पाएगा। तो उस तरीके से साधन की मात्रा में क्या होगा, आपका बदलाव आप देख सकते हैं कि सप्लाई भी जो आपकी हो रही है वो कैसे हो रही है कि अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो ऑब्वियस बात है आपके पास जो होगी उसकी एक तरीके से डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका अवसर लागत है तो उसने उसकी सप्लाई ज़्यादा कीमतों पर रखी हुई है। और जैसे उसकी सप्लाई थोड़ी सी कम होगी तो उसके प्राइस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, यानी अब उस जो आपका घटक है अब उसकी इतना ज़्यादा उत्पादकता नहीं है। तो ज़्यादा उत्पादकता है तो ज़्यादा सप्लाई है तो ज़्यादा कीमत है। अब धीरे धीरे अगर उसकी सप्लाई कम होती जा रही है तो उसका मतलब उसकी उत्पादकता घटती जा रही है, तभी तो उसकी प्राइस कम होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से सप्लाई कर्व आपका इस तरीके से डाउनवर्ड लेटवर्ड शो कर रहा है। और इनके भी जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक जो आपको दिए गए, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स, वो ये हैं साधनों का पुरस्कार। साधनों का पुरस्कार का मतलब होता है रिवार्ड। कौन सा साधन जो है, जैसे आपको सपोज बात करिए अगर एक से दूसरी फैक्टर की डिमांड जुड़ी होती है, अगर रियल इस्टेट में आपको पता है बिल्डिंग की डिमांड होगी तो मजदूर की डिमांड होगी, रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, और अगर मशीन है मशीन की डिमांड होगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी, तो लेबर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, उनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी। तो ये सब डिराइव डिमांड के हिसाब से भी चल रहा है पूरा। भले डिमांड और सप्लाई अलग फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिराइव डिमांड भी काम करती है, एक से दूसरी चीज़ उत्पन्न होती है। तो
अब ये चीज़ क्या है, साधनों का पुरस्कार की रिवार्ड किसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, तो उसकी सप्लाई के हिसाब से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर उसकी गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता क्या मतलब क्या होता है, जैसे सब उसको लेबर होगी, उसकी मोबिलिटी कितनी है कि एक फर्म में यहाँ पे भी मांग है, उस फर्म में वहाँ पे भी मांग है, उधर वहाँ पे भी मांग है। तो ये भी एक तरीके से जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, जितनी ज़्यादा मांग होगी, उतनी कीमत उसकी हाई होगी। सप्लाई का सेंस यहाँ पे ये होता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा, उसकी उत्पादकता ज़्यादा है, तो उसकी कीमतें ऊँची रहेंगी। फिर है आवागमन की लागत, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये भी देखा जाएगा कि एक तत्व एक दूसरी तरफ जा रहा है तो कितना आवाजाही में उसको सहूलियत है करने में, किसमें लागत सबसे कम आ रही है। फिर साधन की कुशलता, साधन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि साधन कितना कुशल है, कितना शिक्षित है, किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है। जितना स्किल्ड होगा, उतना कुशल होगा, उतना योग्य होगा, तो उसकी सप्लाई तो ज़्यादा रहेगी, उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा रहेगी। जैसे कि स्किल्ड लेबर की कीमत क्या होती है, ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो कम देखने को मिलती है और उसकी मार्केट में मांग बहुत है। ठीक है, थैंक यू।